हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी के बारे में समझ रहे हैं। देखो, मैंने ये चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाया है। आपको एक चीज़ जो है वो एनिमेशन के फॉर्म में मैंने दिखाई है, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों का अगर 100% अटेंशन इधर होगा तो। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में चैप्टर चालू करो उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ टाइटल ऑफ द टॉपिक के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। क्यों क्लासिफाई करेंगे? देखो, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा बहुत डाइवर्स हो जाती है ना, तब उसको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 11th में आराध्या क्लासेस में 100 बच्चे हो गए, तो क्या 100 के 100 बच्चों को एक ही बैच में चला सकते हैं? नहीं, उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। हम 2 या 3 या 4 बैचेस में उनको डिवाइड कर देंगे ताकि उनको अच्छे से पढ़ा पाए। दूसरा जो वर्ड है उसके अंदर पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट आता है। पीरियोडिसिटी का बहुत सिंपल मीनिंग समझो, रिपीटेशन होता है। पीरियोडिसिटी का बहुत ही ज़्यादा सिंपल मीनिंग लिया जाए तो वो हो जाएगा रिपीटेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज को हम एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे और साथ साथ में उनकी प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन देखेंगे। चैप्टर बहुत मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। पहले पीरियोडिक टेबल का कुछ समझें। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। क्या किसी भी लैंग्वेज को आपको समझना हो तो अल्फाबेट का सीखना जरूरी है? आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली यस। अगर हमें अल्फाबेट नहीं आएगी तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगी ना। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिलेवेंट, थोड़ी देर में पता चलेगा। नेक्स्ट, ये तेलुगु अल्फाबेट, ये समझना पड़ेगा। नो डाउट वी आर गुजरातीज एंड हिंदीज, बट ये तेलुगु अल्फाबेट इज easy to understand, is necessary to understand if you want to have the knowledge about Telugu, है ना। नेक्स्ट, लाइकवाइज अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट सीखनी पड़ेगी। ये हमारा पहला स्टेप है इंग्लिश नाम की बिल्डिंग में चढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अब इसका केमिस्ट्री से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। चलो देखते हैं कैसे। साइंटिस्ट लोगों को भी ऐसा लगा कि भाई केमिस्ट्री जो है वो एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को अगर हमें समझना है तो अल्फ़ाबेट्स बनाने पड़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स ना सिर्फ बनाने पड़ेंगे, उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज भी करना पड़ेगा। तो ये जो केमिस्ट्री की अल्फ़ाबेट है ना, वो और कुछ नहीं बट हमारा आज की डेट का पीरियोडिक टेबल है। क्लियर हुआ? तो साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया कि केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है जिसको अगर हमें समझना है तो हमें उसकी अल्फ़ाबेट, एलिमेंट्स का नाम डेवलप करना पड़ेगा। और एक बार वो हो जाए उसके बाद हम उसको अरेंज कर देंगे तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, ये आपको टाइम प्रोग्रेस दिखा रहा है। यहाँ पर बच्चा जो है वो इन्फेंट फॉर्म में है, फिर धीरे धीरे ग्रो होकर के एक मैच्योर पर्सन के फॉर्म में इमर्ज होता है। ये किसी ह्यूमन की ग्रोथ दिखाती है। उसी तरीके से अब हम केमिस्ट्री की ग्रोथ देखेंगे। चलो देखते हैं केमिस्ट्री की ग्रोथ कैसे हुई। तो जैसे जैसे केमिस्ट्री की ग्रोथ होती गई हमें नए नए एलिमेंट्स जो है वो मिलते चले गए। अगर आप बात करो 1800 की तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे। 1800 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट हमें पता थे। मतलब लाइफ बहुत आसान थी, हर एक एलिमेंट को आप इंडिविजुअली भी पढ़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जैसे जैसे टाइम आगे गया नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स बढ़ते चले गए। 1865 तक 1865 आते आते नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 63 हो गए। और अगर प्रेजेंट डेट की बात करें तो टोटल 114 एलिमेंट्स है। ये फिगर आपकी एनसीईआरटी की है। बाकी अगर आप प्रेजेंट डे के सिनारियो की बात करोगे तो दे आर मोर देन 114, रफली 118। ठीक है, तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, खास करके केमिस्ट्री आगे बढ़ा, नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स बढ़ते चले गए। ये चीज़ क्लियर हुई? चलो अब ये बताने का लॉजिक क्या है? ये बताने का लॉजिक सिंपल सा है। नेक्स्ट प्लीज, कि नॉन एलिमेंट्स जैसे जैसे बढ़ते चले गए ना, ऐसे ऐसे उनका स्टडी डिफिकल्ट होता गया। मतलब पहले एक क्लास में सिर्फ 31 बच्चे थे, फिर 65 बच्चे हुए, 63 बच्चे हुए, फिर 114 बच्चे हो गए। अब उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी था ताकि उनको अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, तो हर एलिमेंट का
प्रॉपर्टीज अच्छे से समझने के लिए उसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी था। नेक्स्ट प्लीज। ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आपको ये सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। कौन कौन से? अंडरस्टैंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई किया। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंट फॉर्म है वो क्यों ऐसा बनाया गया है, ग्रुप्स दिए गए हैं, रोज दिए गए हैं, वो समझेंगे। पीरियोडिक टेबल को 4 मेजर पार्ट्स एस पी डी एफ में क्यों डिवाइड किया गया है वो समझेंगे, ठीक है। और पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट में पीरियोडिक ट्रेंड मतलब रिपीट होते हुए ट्रेंड क्यों दिखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे अब कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ठीक है। ये चालू करूं उसके पहले वापस से बच्चा लोग देख लो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री अगर सीखना हो तो एलिमेंट्स के नाम सीखने पड़ेंगे, उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री की अल्फ़ाबेट हमने बनाई जिसको पीरियोडिक टेबल बोला। फिर हमने देखा कि भाई जैसे जैसे केमिस्ट्री की स्टडी आगे जाती गई ऐसे ऐसे नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स बढ़ते चले गए। तो कहने का मतलब उनको अभी एक साथ स्टडी कर पाना मुश्किल होता गया, इसीलिए हमने उनको क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग 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 ग्रुप्स में। तो क्या होगा, फिर एक एक एलिमेंट को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हम उनके ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ? अब हम जेनेसिस देखते हैं और खास करके देखते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है। तो पहले नोन एलिमेंट्स बहुत ही कम थे। प्रेजेंट सिनारियो की बात की जाए तो 114 एलिमेंट्स है। 114 एलिमेंट्स होने की वजह से क्या होता है, उनको एक साथ पढ़ पाना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। मतलब कि अगर हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे से सिस्टमेटिकली समझना है तो उनको सिस्टमेटिकली क्लासिफाई भी करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। चलो बच्चा लोग, अभी हमें जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है, मतलब ये क्लासिफिकेशन का दौर कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो पहला है डोब्रेनियर्स लॉ। हम इसको बहुत धीरे धीरे आसानी से समझेंगे। पहला जो चीज़ था, देखो अब साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ गया था कि भाई एलिमेंट्स का नंबर बहुत बढ़ गया है, अब उनको आपको अलग अलग ग्रुप में डालना है। आराध्या में बहुत बच्चे आ गए हैं, अब उनको एक ही बैच में नहीं पढ़ा सकते, आपको उनको अलग अलग बैच में डिवाइड करना होगा। तो ये ट्राई अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे। पहला जो इसमें पायोनियर साइंटिस्ट था वो था डोब्रेनियर। उसने अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया। उसके बाद न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उसके बाद लोथरमेयर का पीरियोडिक टेबल आया और मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आया। दोनों के अंदर चीज़ें सिमिलर ही है, लेकिन लोथरमेयर जो था वो बेचारा थोड़ा कम डेस्टिनी वाला था, उसका भाग्य उसका इतना साथ नहीं दे रहा था। तो लोथरमेयर ने और मेंडेलीव ने काम सेम किया था, लेकिन क्योंकि मेंडेलीव ने अपने रिसर्च को पहले पब्लिश कर दिया, पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने की क्रेडिट मेंडेलीव को मिली, लोथरमेयर को नहीं। ऑल्दो दोनों के काम जो है वो सेम ही थे। उसके बाद हम लास्ट वाला हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो आज की डेट में हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो ये महाजन जो हैं वो डोब्रेनियर है, इन्होंने हमें लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। तो सबसे पहले तो ऐसा समझना पड़ेगा कि सर ट्रायड क्या होता है, ठीक है। ट्रायड का सिंपल मीनिंग है ग्रुप ऑफ 3। यहाँ पर ट्रायड का बहुत सिंपल मीनिंग हम लेंगे ग्रुप ऑफ 3। चलो आगे। जॉन डोब्रेनियर ने उसका लॉ ऑफ ट्रायड्स 1829 के अंदर दिया था। मतलब उसने सिंपल क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए जिसको उसने ट्रायड बोला। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर थी। वापस पहला जो क्लासिफिकेशन का ट्राई था वो हमारे महाजन जॉन डोब्रेनियर ने किया था। इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए जिसको इन्होंने ट्रायड का नाम दिया। 3 एलिमेंट के ग्रुप कैसे बनाए, अंधाधुंध? नो, उसने ऐसे 3 एलिमेंट्स को कैच किया जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो क्लियर आइडिया आएगा। इस लॉ के हिसाब से ट्रायड के अंदर, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स के अंदर जो मिडल एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बराबर, एवरेज के बराबर होगी। मैं मेरे सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ। 3 एलिमेंट है मतलब ट्रायड है, उस ट्रायड के अंदर जो मिडल वाला एलिमेंट है
उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जस्ट एवरेज बराबर होगी। चलो देखते हैं। यहां पर ये वाले 3 एलिमेंट्स है, देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूं। ली ना करे, आगे के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। ली ना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद वाले 3 एलिमेंट्स को हमने नहीं लिया है, तो हम इसको याद करेंगे ली ना करे। ठीक है, लीना कुछ काम कर रही है इसलिए बोला ली ना करे। ठीक है, तो लीना मतलब लिथियम, सोडियम और करे मतलब पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट क्या है बच्चा लोग? 7। सोडियम का पोटेशियम का एलिमेंट एटॉमिक वेट कितना है? 39। तो जो सोडियम है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उसका एटॉमिक वेट इन दोनों के इन बिटवीन मतलब 46 डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए। 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि ये वैल्यू कितना होना चाहिए? 23। वापस से लॉ ऑफ ट्रायड्स को समझ लो। इसको जॉन डोब्रेनियर ने दिया था। उसका ऐसा कहना था कि मैं 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाऊंगा। इन ग्रुप्स के अंदर जो मिडल एलिमेंट होगा, इन ग्रुप्स के अंदर जो मिडल एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की एवरेज के बराबर होगी। ठीक है, चलो अब कुछ और ट्रायड्स भी देखते हैं। देख लीजिए वो 23 वेट था। ठीक है, इसको याद रखेंगे कार, स्कूटर, बा के पास। ठीक है, हमारी बा जो है वो बहुत रिच है, उसके पास कार भी है और स्कूटर भी है, तो हमने याद रखा कार, स्कूटर, बा। ठीक है, बा के पास कार और स्कूटर दोनों है। तो कार मतलब कि कैल्शियम, स्कूटर मतलब कि स्ट्रोंशियम Sr और बा मतलब बेरियम। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मिडल एलिमेंट है स्ट्रोंशियम। मिडल एलिमेंट क्या है? स्ट्रोंशियम। और लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट और थर्ड कैल्शियम एंड बेरियम। तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक वेट के जस्ट हाफ वैल्यू के बराबर होगा, मतलब इनके एवरेज के बराबर होगा। बराबर, तो आप सम करके देखना, इसका आंसर 88.5 समथिंग आएगा। सो इसको हमने रफली एटॉमिक वेट ले लिया है 88। ठीक है, एक तीसरा ट्रायड भी था जो हैलोजन फैमिली का है। आप लोग जानते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पीरियोडिक टेबल के अंदर इन 4 एलिमेंट्स को कलेक्टिवली, बच्चा लोग इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम हैलोजन्स बोलते हैं। हैलोजन्स क्यों? इनको हैलोजन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये हैलोजन्स जो हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ये तो आपको याद रह ही जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फ्लोरीन निकाल दो। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है, आयोडीन का 127 है। इन दोनों का एवरेज आउट करोगे तो आपको ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। तो डोब्रेनियर का ट्रायड तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा कि वाह 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दो, पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। नो, दिस वाज नॉट द केस। देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ डोब्रेनियर्स ट्रायड्स। क्या ड्रॉबैक थे? जब डोब्रेनियर ने ट्रायड्स का लॉ दिया तो उस टाइम पे देयर वर ओनली फ्यू एलिमेंट्स नोन, तो सबके सब एलिमेंट्स को वो अपना लॉ ऑफ ट्रायड नहीं लगा पाया। दूसरा, जब किसी एलिमेंट का या किसी 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट क्लोज रेंज में होता था तब उनको ट्रायड में अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट था। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट दिए हैं, इसको याद कैसे रखोगे? फैकोनी। फैकोनी मतलब आयरन, फे मतलब आयरन, को मतलब कोबाल्ट और नी मतलब निकल। तो इसको याद रखोगे फैकोनी। ये बहुत फेंकता होगा इसलिए इसको बोला फैकोनी। ठीक है, तो आयरन का जो एटॉमिक मास है वो 55.85 है, कोबाल्ट 58.93 है, निकल 58.71 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तो लॉ ऑफ ट्रायड एप्लीकेबल ही नहीं है। समझ में आया? तो पहला लिमिटेशन ये था कि उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स अवेलेबल थे, और दूसरा इसका लिमिटेशन यह आया कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एक जैसा ही था या लगभग क्लोज रेंज में था उनके लिए ये लॉ जो है वो फेल हो गया। समझना, आयरन 55.85 आपको पता है, कोबाल्ट 58.93, निकल 58.71, तीनों के एटॉमिक मासेस लगभग क्लोज रेंज में है, इसीलिए इसको आप लॉ ऑफ ट्रायड वैलिड हो रहा है या फॉलो हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते। दिस लॉ वाज डिसअप्रूव्ड। ठीक है, चलो अभी हम सेकेंड जेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ एमसीक्यूज देख लो।
आपकी तरफ मैं क्वेश्चंस थ्रो कर रहा हूं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। 5 सेकंड है आपके पास। ट्रायड किसको बोलते हैं? तो बच्चा लोग फटाफट से आंसर दे देंगे, ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, चलो डन। ट्रायड जो है वो ग्रुप ऑफ 3 होता है, हमने पढ़ा। नेक्स्ट, डोब्रेनियर के लॉ ऑफ ट्रायड्स का ड्रॉबैक क्या था? चलो देखते हैं। ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स वेयर नोन, ये सही है। सम एलिमेंट्स हैड ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट, ये भी सही है। फैकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो आंसर शुड बी सी बोथ। आइए देखते हैं। देखो उस टाइम पे खाली कुछ एलिमेंट्स ही नोन थे, और दूसरा उनको अरेंज कर पाना मुश्किल था जब 2 एलिमेंट्स के या 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट एकदम क्लोज रेंज में हो। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब आता है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, एंड लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को चलाऊं उसके पहले मैं आपको ऑक्टेव्स के बारे में बता देता हूं। जो लोग म्यूजिक बैकग्राउंड से होंगे या जिनको म्यूजिक के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा उनको पता होगा कि ऑक्टेव क्या होता है। ऑक्टेव मतलब म्यूजिकल बैंड्स, सा रे गा मा प ध नी सा, ये जो वर्ड्स हैं उसको आप ऑक्टेव्स बोलते हो। इनकी स्पेशल सिमिलरिटी क्या है? हर 8th वर्ड जो है वो पहले जैसा ही आएगा, सा रे गा मा प ध नी सा, फिर वापस जो एलिमेंट आएगा वो वापस सा से ही चालू होगा। समझ में आ रहा है? चलो डन। ये चीज इधर कैसे लागू हो गई, चलो देखते हैं। तो न्यूलैंड नाम का साइंटिस्ट था, जॉन न्यूलैंड्स, उसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। ऑक्टेव्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया, 8 नोट्स ऑफ म्यूजिक, जो यहाँ पर 8 एलिमेंट के ग्रुप को लागू पड़ती थी। इंग्लिश केमिस्ट था जॉन न्यूलैंड्स, जिसने 1865 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को दिया था। ठीक है, यहां पर उसने क्या किया? एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट, इस वर्ड को खास याद रखना, एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया। और उसके बाद उसने नोटिस किया कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसी ही है। वापस उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा, और उसके बाद उसने नोटिस किया कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी है। तो दिस इज सिमिलर टू 8th नोट ऑफ म्यूजिकल सिस्टम, जैसे सा रे ग म प द नी, फिर वापस सा, तो 8th एलिमेंट वापस फर्स्ट के जैसा आ गया ना, 8th नोट। इसीलिए यहां पर भी इसको बोला गया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलो समझते हैं कुछ डिटेल्स इसके बारे में। देखो यहां पर हमने एलिमेंट्स को उनके ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, ये जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट जैसी होगी। वापस हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या देखा कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो देखो इनके एटॉमिक मास बढ़ते जा रहे हैं। लिथियम फटाफट से याद करेंगे 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23। तो देखो आप इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर रहे हो, बराबर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख रहे हो कि जब भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा जाए तब 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसा होगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8th एलिमेंट जो आया दैट इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। सो हो गया ना लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसके लिए भी यही चीज है, जो पोटेशियम की प्रॉपर्टी है वो सोडियम की जैसी ही है। अब आप बोलोगे सर कैल्शियम पे रुक क्यों गए? तो इसका ये लिमिटेशन है कि दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज ओनली लिमिटेड टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही लिमिटेड था, हैवी एलिमेंट्स के लिए ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो ओबे नहीं हो रहा था। नेक्स्ट प्लीज। सो ये डिसअप्रूव हो गया। अब हम लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल पढ़े, ठीक है। उसके पहले दो चीज़ों को समझ लेते हैं। हमने अभी तक 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। पहला था लॉ ऑफ ट्रायड्स, डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, और दूसरा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हमें लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ये चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे।
थैंक यू।